इससे पहले का लास्ट वीडियो देखा हो तो जैसा कि मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने वैदिक कल्चर या जिसे हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब आर्यंस लोग आए थे, अराइवल ऑफ आर्यंस वाला चैप्टर जो था हम लोग ने इंडियन हिस्ट्री पर स्टार्ट किया था और जिस पर मैंने अपने 2 वीडियो जो होते हैं अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इससे पहले वाले 2 वीडियो जरूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हो तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले, ठीक है, उनका ये वाला चैप्टर वैदिक संस्कृति, ऋग्वेदिक वाला चैप्टर, और जब आर्यंस आए थे, जब हम लोग को मिलता है अराइवल ऑफ आर्यंस जो होता है, वो वाला चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फैक्ट्स जो होते हैं, फिगर्स जो होते हैं, एनालिसिस जो होता है, आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको एक बार ज़रूर बोलूँगा, शिक्षा दी अकेडमी का पेज ओपन कीजिए यूट्यूब पे और प्लीज़ इससे पहले वाले 2 वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। जो 20-20 मिनट्स के जो होते हैं वीडियोस हैं, अगर आप उन 2 वीडियो को एक बार अगर आप देख लेते हो तो ये वाला वीडियो आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इस पे मैंने पूरी वैदिक कल्चर पर एक पूरी सीरीज़ है, या मैं बोलूँ 7-8 पार्ट में ये वाला आपका चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसा कि मैंने इस पर प्रीलिम्स में 2017 में जो क्वेश्चन आया है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर रिलेटेड करके जो पूछा गया था, वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न जो हो जाता है, जो यूपीएससी जो ऐसे ऐसे फैक्ट उठाती है प्रीलिम्स में, वो कन्फ्यूज़न दूर करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भौगोलिक विस्तार को हम लोग जियोग्राफिकल एक्सटेंशन या जियोग्राफिकल एरिया, यानी भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है कि जब आर्यंस लोग आए थे तो ये कितने कितने क्षेत्र में फैले हुए थे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये फैले हुए थे, ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। अब देखो, अगर जो थ्योरी मैंने जो हाथ से लिखी है, तो उधर देखो बच्चों, मैंने एक मैप भी बनाया है। तो प्लीज़ आप, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इन जियोग्राफी जो होती है, मैप्स जो होते हैं, उनका ध्यान रखना चालू कर दो अभी। क्योंकि जो पैटर्न हो रहा है, तो प्रीलिम्स का पैटर्न अभी क्या होता था, सालों पहले जो होता था, मैप्स, बहुत पहले मैप्स इंपॉर्टेंट होते थे, आज से 15 साल पहले। ठीक है, बीच में क्या हुआ, मैप्स की वैल्यू बिल्कुल डाउन होती गई है, बीच में बात कर रहा हूँ। अब फिर से जो होते हैं मैप्स का, हमें जियोग्राफी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ रहा है, गोलन हाइट पे भी पूछा गया था उसने। तो थोड़ी सी अगर हम लोग को जियोग्राफी पता होती है तो हम लोग कंटेम्प्रेरी कुछ भी चीज़, उस चीज़ को समझने का इशू हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरी एक जनरल एक बात बताई है मैंने, तो ठीक है, थोड़ा सा मैप वैप भी देखा कीजिए आप लोग। तो चलिए, ये जो सामने जो लिखा है, ये मैंने लास्ट जो अपना सेकंड वीडियो उसमें भी बताया था, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है सिंधु को, जैसा आप जानते हो कि हम लोग इंडस बोलते हैं। ठीक है, आर्यों की सबसे प्रमुख रिवर जो होती थी हम लोग की इंडस थी। ठीक है, सबसे मेन रिवर, या हम ये बोल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवर जो थी आर्यंस की, वो आपकी सिंधु थी। फिर उसके बाद बोला था, आर्य जब आए थे तो उनकी दूसरी जो नदी थी, जो बहुत ज़्यादा मेन थी, वो थी सरस्वती, जिसे नदीतम भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी उनकी मेन नदी थी आपकी सरस्वती, या हम ये भी बोल सकते हैं सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी नदी रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने सुना होगा गंगा जमुना सरस्वती, जैसा कि आप जानते हो सरस्वती को हक्कर घाघरा भी बोलते हैं हम लोग, घग्गर घाघरा भी बोलते हैं। जैसे कि अब जो गायब हो चुकी थी, जिसका शोर राजस्थान हरियाणा के आसपास बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सरस्वती उनकी सबसे पवित्र नदी है। तो ये 2 फैक्ट जो होते हैं आपके यूपी पीसीएस में काम में आएंगे, यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये फैक्ट आधारित है। लेकिन चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश के बाद जो 7 नदियों पे जो इन्होंने कैप्चर कर रखा था, उस 7 नदियों पे बसा हुआ प्रदेश हमने बोला था आपका सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव में सप्त यानी 7, सैंधव का मतलब सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदियां रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चनाब, और एक अफगानिस्तान की कोबा। ये 7 नदियों को जोड़कर हम लोगों ने बोला था इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते थे। इस पर आर्यन सबसे पहले रहे। ठीक है, उसके बाद अब फैक्ट समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस स्लाइड देखेंगे आप लोग मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ बच्चों, जो भी ये देख रहे हैं एक बार वो देख लें। मैं बोल रहा हूँ आपका पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए मैं पूरा तैयार करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो मेरी बात एक बार गौर कीजिए। ठीक है,
अब देखिएगा मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूँ। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद जो 7 नदियों पे बसा वाला एरिया है, उसके बाद कैप्चर करने के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र, आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र की धरती, ठीक है, कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। बाद में इन लोगों ने कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के आसपास भी एरियो को भी आर्यंस ने कब्जा कर लिया, और उस क्षेत्र को उन्होंने बोला ब्रह्मवर्त। अगर देखो आप, कुरुक्षेत्र ये है आपका, ठीक है, मैप, ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, ठीक है। जब जो सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्यंस ने कुरुक्षेत्र वाला एरिया कब्जा कर लिया, उसके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा, ठीक है। यह क्षेत्र जो पड़ता है आपका सरस्वती और दृश्य नदियों के आसपास का पड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्ट बच्चों आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जब आर्यन 7 नदियों पे जो सप्त सैंधव प्रदेश है उसको कब्जा करने के बाद आर्य जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो कुरुक्षेत्र के आसपास पहुंच गए। कुरुक्षेत्र बच्चों सब जग जाहिर नाम है, कितना फेमस है। उधर पर आते हैं, वो प्रदेश भी वो लोग जीत लेते हैं, और उसके आसपास और उस क्षेत्र को उन्होंने ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है, कुरुक्षेत्र के आसपास वाला एरिया सरस्वती और दृश्य नदियों के आसपास पड़ता है, ठीक है। ये अगर आप एक बार मैप इसको थोड़ा सा आप बड़ा करके देखोगे तो प्लीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, देखिए, पहचानिए, कुरु को मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये आर्यंस जो थे गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच गए आगे चलकर। ये सिर्फ आर्यों की एक फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। धीरे धीरे गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र, बच्चों दो आब, ध्यान में रखिएगा, दोआब जनरली हिंदी मीडियम वाले जो होता है दोआब में मिलता है, तो दोआब का मतलब आपका होता है दो यानी टू, और आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। यानी कि दो आब का मीनिंग निकलता है दो, और आप का मतलब पानी, यानी कि दो पानी वाले क्षेत्र का एरिया जो होता है, बीच का एरिया जो होता है, वो आपका दो आप कहलाता है, ठीक है। दो आप समझ रहे हो, दो से दो, आप से पानी, यानी कि दो पानी वाला एरिया, एक गंगा हो गया एक यमुना हो गया, उसके बीच का एरिया आपका दो आब हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे ये लोग आर्यंस क्या करते हैं, गंगा यमुना के दोआब के पहुंच गए, और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे उन्होंने भ्रामसी देश कहा, ठीक है। ये फैक्ट जो लिखा हुआ है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अगर इन वर्डों को अगर आप ध्यान में रखते हो कि जब वो लोग गंगा यमुना के दोआब पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और उस क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला, वो वर्ड ध्यान में रखना। और जब ये लोग कुरुक्षेत्र के आसपास गए तो उस क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला, वो वर्ड ध्यान में रखना। हो सकता है यूपीएससी जो होता है, इस जो मल्टी जो उनको पूछते हैं ना, ए भी सही बी भी सही ए बी सी सही कोई नहीं सही, तो अगर ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखी, तो उन्होंने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया तो हमें पता होगा कि कौन सा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के आसपास वाले को उन्होंने ब्रह्मवर्त बोला, और जो गंगा यमुना के आसपास वाले उसको ब्राह्मसी बोला। तो अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बोला था कि आर्यन एक डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, इंडियन है, मिड एशियन है, यूरोपियन है, बस इतना बोला था कि ये हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत कंट्रोवर्सी रही है, और कभी कभार लगता है कि ये अपने ही है, हम लोग को वो जो पढ़ा दिया गया वो हम लोग को हिस्ट्री में, जो ब्रिटेन ने जो अंग्रेजी शिक्षा दी गई, जो हम लोग को पढ़ा हिस्ट्री जो ऐड किया गया, तो उसमें हम लोग को जो बता दिया गया वो हम ऐसा लगता है, और मुझे ये भी लगता है आर्यंस इंडियन ही है। फिर बाद में मैंने ये बोला था आर कोई जाति नहीं है, आर एक अपने आप में एक सुपीरियर नोबल बर्ड है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे ग्रेट कैरेक्टर हो गए जो अपने जीवन से दूसरों को जीवन को सिंचित करते हैं, अपने आप में विशिष्ट नोबल, ठीक है, कोई जाति वर्ड नहीं है। इन सब चीज़ों को सब मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड है उन पे डाला है, मैंने बताया है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब फिर मैंने वीडियोस देखे हैं कुछ, तो उनसे भी लगता है कुछ चीज़ें वर्ड ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो हम लोग को ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है, बोलते हैं कि आर्यन बाहर के थे, लेकिन हम लोग को जानकारी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये सारे के सारे वर्ड तो अपने इंडियन ही हैं। तो फिर मन में आता है ये तो हमारे आर्यन जो थे इंडियन ही है, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर, क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ नहीं पूछोगी जो कंट्रोवर्सी में रही हो या डिबेट में रही हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बस हम लोग को एक बेसिक जनरल नॉलेज है कि बस ध्यान में रखना है, ऐसी ऐसी बात होती हुई थी उठती रहती है, ठीक है। ये आर्यंस इंडियंस थे कि मिड एशियंस थे, कहाँ के थे, ईरानियन थे, जो भी हो, इस चीज़ पे इतना ध्यान में रखें। फिर बोलते हैं कि आर्यन हिंदुस्तान के ही थे, कहीं गए नहीं थे, फिर यहीं यहीं से आर्यंस धीरे धीरे दूसरे देशों में फैले थे, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग अभी कोई ध्यान नहीं, ठीक है। अब हम लोग इस स्लाइड के बाद आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए वो फैक्ट पहली स्लाइड हो गई ना। अब देखिए क्या बोला, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। देखिए आर्यंस ने क्या किया, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को मध्य देश बोला गया। बच्चों अगर आप देखोगे, ये आपके सामने एक मैप दिख रहा है, यानी कि एक बात तो क्लियर है, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल के पर्वतों के बीच के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया और उसे मध्य देश बोला, यानी कि इतना एरिया तो आर्यों ने कब्जा कर ही लिया होगा। अब समझिएगा, आर्य एक वर्ड है, हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि जो आर्य जो थे हिमालय को भी अच्छी तरीके से जानते थे। तो एक जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी में घुमा के पूछ सकते हैं वो, क्या आर्यन जो थे, क्या ऋग्वेद हमें जानकारी देता है कि आर्य जो लोग थे हिमालय से परिचित थे? तो हमें इतना पता चलता है कि ये हिमालय वर्ड आया है उससे थोड़े बहुत जागरूक थे, जानते थे। ठीक है, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, एक फैक्ट आधारित क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए विंध्याचल क्या होता है, अब मैं खुद हाथ से मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए विंध्याचल एक पर्वत है, विंध्याचल माउंटेन एक पर्वत है जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, ये जैसे मैंने एक ये बना दिया और ये आपका पूरा भारत, सॉरी उसको छोड़िए, इसको क्रॉस कर दिए, ये मैंने भारत का ये, अब ये बीच से आपका विंध्याचल माउंटेन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य देश, जो कि आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया हो सकता है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो सकता है। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मध्य देश कौन सा होता है, और यहीं पे बीच में आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, आप विंध्याचल पर्वत को हम लोग मध्य पर्वत भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप भारत का मैप देखोगे तो विंध्याचल पर्वत बीच में तो पड़ रहा है, और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विंध्याचल पर्वत की बात चल रही है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाद में उत्तर भारत को आर्यों ने आर्यावत कहा था और दक्षिण दक्षिणावर्त हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और ये एक बहुत बड़ा विंध्याचल पर्वत एक बहुत बड़ी एक शाखा बोलूं कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने के लिए एक बाधा है, या ये बोलूं कि ये एक डिवाइड लाइन है। एक ये बीच में पर्वत जो पड़ता है ना, तो एक ये डिवाइड कर देता है, बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, मतलब कि एक ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। हम लोग आगे भी जब मिडेवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे कि विंध्याचल पर्वत जो होता है एक लाइन है जो बीच में पड़ती है भारत की, और ये उत्तर से दक्षिण जाने के बीच में आती है, जो कि इतना आसान नहीं है इस पर्वतमाला को पार करना। ठीक है, एक जनरल बात है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इस बार मैप को जरूर देखिएगा, मैं फिर से रफ कर रहा हूँ, तो सॉरी। अरे ये क्या हो रहा है, आप देख लो विंध्याचल माउंटेन बीचों बीच पड़ रहा है, अगर बीच में आ गई तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना, ठीक है। ये आपका मध्य देश हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया जिसको अभी मैंने जस्ट बनाया है, और यहाँ कहीं हिमालय है। तो ध्यान में रखिएगा, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, उसको मध्य देश बोला। अब ये देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो लिखा है, बाद में आर्य जो थे पूरे उत्तर भारत में फैल गए, और उत्तर भारत को उन्होंने बोल दिया आर्यावर्त। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, पहले एक बार साफ कर लें ताकि आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम ये छोटी सी चीज़ है ध्यान में तो रहे कि रटना मत कुछ आप लोग, बस मेरी यही आप लोग, अरे ये क्या हो गया। बच्चों हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि बाद में जो आर्य जो थे पूरे उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आर्यावत, ये आर्यावत का मतलब होता है उत्तर उत्तर भारत। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब धीरे धीरे आर्य जो होते थे उन्होंने उत्तर भारत को पूरे का पूरा कब्जा करते हैं, बाद में अपना विस्तार करते हैं, उन्होंने उत्तर भारत को उन्होंने आर्यावत। आज भी बच्चों आप लोगों ने बहुत सारी बैंक का नाम सुना होगा, आर्यावत बैंक, बहुत सारी होती हैं बैंक जो आपको उत्तर भारत में मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इस मैप में आपने विंध्याचल माउंटेन देख लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो बात है आपको समझ में आई होगी, जो मैंने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी है। देखिए कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है, अगर आप ये सब मुझसे कम्युनिकेट करते हो तो मुझे कुछ बताते हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे अब हम लोग? अब देखिए, देखिए कुछ बातें हैं हम लोग को जनरल सामान्य सी हैं। ठीक है, वो हम लोग को बस ध्यान में रखना है।
अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये आर जो आए थे, हमें पता है कि ये लड़ाकू थे, इनके पास घोड़े थे, इनके पास कवच थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ये लड़ाकू बहुत बड़े थे। लेकिन लड़ाकू तो थे, ये लोग, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग आपस में भी लड़ते रहते थे। बहुत बहुत बड़ी एक समस्या रही है आर्यों की कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। आपस में लड़ने के साथ साथ ये लोग कुछ बोलते हैं कि जो गैर आर्य थे, यानी कि जो आर्य नहीं माने गए, तो उनसे भी लड़ाई होती रहती थी, और खुद के कबीलों से तो लड़ाई होती रहती थी। तो ये इतनी बात ध्यान रखना। आर्यंस जो थे स्टार्टिंग से ही आपस में लड़ना इनकी एक वो रही है, ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे। जनजाति तरीके का कबीला जीवन होता था, कबीले आपने देखे होंगे, बंजारा जीवन रहता था। आज यहाँ का तंबू तो कल दूसरी जगह तंबू। बात समझिएगा कि आर लोग जो थे, एक आपस में लड़ना इनकी एक खासियत रही है। यानी कि जब कोई भी इंसान आपस में लड़ता रहेगा ना, तो वो जीवन में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा होगा, ठीक है। आपस में लड़ते रहते थे, जनजाति संघर्ष था, ठीक है। ये इनकी एक फीचर्स है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए, ठीक है, छोटे छोटे जनजाति संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। आर्यों में हम लोग को 5 कबीले जो होते हैं, बहुत कबीले रहे होंगे, लेकिन 5 ऐसे मेजर कबीले माने गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, ठीक है। 5 कबीले या जन, जन का मतलब होता है पीपल, यानी लोग। यानी कि 5 हमें कबीले देखने को मिलते हैं आर्यों के, जो बहुत मुख्य रहे थे, ठीक है। 5 कबीले जो थे मेजर इंपॉर्टेंट माने गए, 5 यानी 5। और जन का मतलब लोग, यानी जन से बना एक छोटा सा कबीला, यानी कि पंच, इस नाम आता है आपका पंचजन, ठीक है। यानी 5 कबीलों को पंचजन बोला गया है, ध्यान में रखिएगा। और मैंने यहाँ पे एरो से बताया गया आपस में लड़ाई करना, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान में रखना, आपस में लड़ते रहना, और जो गैर आर्यंस थे उनसे लड़ते रहना आर्यों का एक बहुत बड़ा फीचर रहा है, जिसको हम लोग ये जनजाति संघर्ष आप ब्रैकेट में देख ही रहे हो। घुमक, आपने बंजारो टाइप की मूवी देखी है, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा, आर्यों के ऐसा बोला जाता था, 2 कबीले जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक बोला जाता था, एक भरत राजवंश था और एक त्रिशु था, ठीक है। आर्यों में 2 कबीले जो थे, राजवंश जो थे, बहुत फेमस थे, शासक वंश। एक था भरत, दूसरा था त्रिशु, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, आर्यों के शासक वंश इतने फेमस थे। और देख रहे हो, पुरोहित वशिष्ठ इनके समर्थक। पुरोहित वशिष्ठ आप एक समझिएगा, एक तरीके का अधिकारी होता था, ठीक है। पुरोहित वशिष्ठ इनके समर्थक हैं, ठीक है, पुरोहित वशिष्ठ। इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी। अब आप बच्चों, 2 कबीलों बताया गया है कि भरत और त्रिशु आर्यों के शासक बनते। अब एक बात की जाए, इधर लिखा हुआ है, बाद में चलकर इस देश का नाम भारतवर्ष इसी कुल के आधार पे पड़ा। देख रहे हो, बाद में हमारे देश का नाम भारतवर्ष इसी कबीले के शासक वंश के आधार पर रखा गया। तो ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब आगे बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भरत राजवंश की बात की जा रही है, ये देखिए भरत राजवंश लिखा हुआ है। ये भरत राजवंश जो था ना, उसके बारे में बोला जाता था बहुत ताकतवर हुआ करता था, बहुत। और बताया जाता था कि ये भरत राजवंश जो था, 10 राजाओं से लड़ाई थी इसकी। सुनते रहिएगा, इस भरत राजवंश की 10 राजाओं के साथ लड़ाई थी। बोला जाता है कि उनमें से कुछ तो उनके अपने ही थे और कुछ दूसरे थे, यानी कि कुछ गैर आर रहे होंगे, समझिएगा, ठीक है। ये भरत राजवंश था, इसके बारे में बोला जाता था कि इसकी 10 राजाओं से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है। और 10 राजाओं में कुछ इसके अपने आर्यजन थे, ठीक है, कुछ बोला जाता था गैर आर थे। तो ध्यान में रखिएगा, इस राजवंश की 10 राजाओं के साथ एक बहुत फेमस लड़ाई हुई है, जिसको दास राग युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात जो बोलने जा रहे हैं। और ध्यान में आपको ये रखना है, जो 10 राजाओं से इसकी जो लड़ाई हुई, वो आपकी परसुनी नदी पर हुई। अब बच्चों ध्यान में रखना, परसुनी नदी जो होती है, उसका दूसरा नाम रावी है। परसुनी पुराना नाम है, रावी जो आज चलता है, आपने सुना होगा, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चनाब, ठीक है, ये वही रावी है, ठीक है। परसुनी इसका पुराना नाम है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो भरत राजवंश है, इसकी 10 राजाओं से लड़ाई होती है, जिसमें कुछ आर थे, कुछ गैर आर थे, ठीक है। ये जो लड़ाई जो थी, दसराग युद्ध के नाम से फेमस है, और परसुनी नदी के तट पर होती है। और परसुनी नदी जो होती है, जिसको हम लोग रावी रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि इस लड़ाई में भरत राजवंश जीत गया, और राजा जो था आपका सुदास जीत गया, ठीक है।
सुदास जीत गया आपका। आप जानते हो राजवंश कौन सा है? भरत। ठीक है। अब क्या होता है, बाद में क्या होता है कि जो हारे थे, उन हारने में पुरुजन जो था बहुत फेमस, सबसे महान राजा हुआ। सुनते जाइएगा। सुदास जीत गया आपका, जो कि भरत कबीले से बिलोंग कर रहा है। और जो पराजित कबीला था, जिस कबीला यानी जन, ठीक है, पराजित जन में पुरुजन सबसे महान थे। ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि ये जो भरत जो थे, भरत ने पुरुओं से दोस्ती कर ली, या मैं बोलूँगा कि पुरुओं ने भरत वंश से आके दोस्ती कर ली। यानी कि दोनों की अब ट्रीटी हो गई, संधि हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई। ठीक है, दोनों में मित्रता हो गई। अब क्या होता है, बाद में जब भरत राजवंश की पुरुओं से दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो होता क्या है, दोनों मिलकर एक नया कुल तैयार करते हैं। एक नया कुल तैयार किया। देखिएगा यहाँ पर दूसरी साइड, बाद में भरत और पुरुओं के बीच दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती होती है तो दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कुल बनाया। ये जो कुल था आपका कुरु नाम से फेमस हुआ। कुरु से निकलता है कुरुक्षेत्र। इसका फिर जियोग्राफिकल मैप, हमने सिचुएशन कहाँ थी वो हमने बात करी है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी है। ठीक है। बाद में भरत और पुरुओं की हो गई दोस्ती और एक नया कुल आता है जो कुरु नाम से फेमस होता है। ठीक है। बाद में अब देखिएगा, फिर क्या होता है, फिर कुरु, ये जो कुरु जो बना, जो कुरु जो कुल बना, कुरुजनों ने क्या हुआ, पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में, जो गंगा मैदान है, गंगा प्लेन है, उसका जो उच्च गंगा मैदान में दोनों ने मिलकर एक संयुक्त राज स्थापित किया। यहाँ कुरु पांचालों ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व कमाया। ये बात समझ में आ गई है कि जब भरत राजवंश ने 10 राजाओं से लड़ाई लड़ी थी, जो परसुनी नदी पर लड़ाई हुई थी या रावी नदी पर लड़ाई जो हुई थी, उसमें भरत राजवंश जीत गया, यानी कि सुदास जीत गया, भरत कबीला जीत गया। और हारने वालों में जो सबसे फेमस कबीला था वो पुरुजन कबीला था। बाद में भरत राजवंश ने क्या किया, पुरुजन, या ये बोलना चाहूँगा, पुरुजन ने बाद में भरत राजवंश से दोस्ती कर ली और फिर इन दोनों राजवंश ने एक कुल तैयार किया। उस कुल का नाम रखा कुरु। फिर कुरुओं ने क्या किया, एक कुरुजनों ने पांचाल था, पांचालों के साथ मिलकर मिलकर उच्च गंगा मैदान में एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। ठीक है। फिर बाद में आपने कुरु पांचाल की हिस्ट्री नाम, ये नाम जरूर सुने होंगे। आपको अगर हरियाणा मेरठ साइड आप जाओगे तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। बाद में उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे कुरु पांचालों ने अपना एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। कुरु पांचाल तो आप सुने ही होंगे। अभी भी आप अगर मेरठ जाओगे ना, तो मेरठ में एक हस्तिनापुर आपको जगह मिल जाएगी। तो कुरु पांचाल से तो आप लोग परिचित हो गई। ठीक है, इतनी ये रही बात। ठीक है, आर्यन के बारे में इतनी बात पता चल रही, और साफ आप देख रहे हो सब कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंडिया से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग इस साइड स्लाइड से ये देखिए, जितनी भी बात हैं अभी तक पूछी नहीं गई हैं, लेकिन आपको बस जनरल नॉलेज की तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये यूपी पीसीएस के लिए ऑफकोर्स काम में है। ठीक है, सर्दी कम हो गई है, जाग जाओ बच्चों हम लोग, अब आप लोग लग जाओ। जैसा मैंने बताया है, अपने मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं कि क्या आप जो प्रीलिम्स देना जो चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या करें। ठीक है। मेरा चैनल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। उसमें थोड़ा सा मैंने ये भी बताया, अगर आप वीडियो देखोगे शिक्षा दी अकेडमी पर, कि क्या इंपॉर्टेंट है 2018 के लिए प्रीलिम्स में। ठीक है। अभी मैंने पेपर तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अपलोड किए थे। तो चैनल ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इतना आप विश्वास करिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा एम है, पैसन है, डेडिकेशन मैं अपनी तरफ से दूंगा। बस आप लोग बताइए ज़रूर। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इतनी हो गई, 1 मिनट, हमारा ये हो गया। अब देखिए बच्चों, एक हेडिंग डालिएगा। अब वो जो जनरल बात हो गई, सामान्य बातें होंगी ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था, इनका पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, या हम लोग बोल सकते हैं घुमक्कड़ बंजारे की तरह रहते थे। इनका जनजातीय राज व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। इनका ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम इनका कैसा था। ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। बच्चे
मैं आपसे एक जनरल बात करना चाहूँगा। जैसे आप हो, आप अपनी लाइफ में आज यहाँ पर हो, जैसे बोला जाता है कबीलों बंजारा जीवन के बारे में, अगर आप समझो, पिक्चर में मूवी में भी देखा होगा, तो कबीले जो होते हैं आज यहाँ पर रह रहे हैं, तो थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे कहीं और उनका तंबू गड़ा मिलेगा। ऐसी जो ये थे आर जो थे, कबीले टाइप का जीवन, जनजाति घुमक्कड़ बंजारा जीवन जीते थे। बच्चों आप ये बताओ, अगर आप इस तरीके का जीवन जी रहे हो, ऊपर से आप ये सोचो कि जब बताते हैं कि आर्य जब आए तो उन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय पशुचारण बनाया। समझिएगा, पशुचारण उनका मुख्य व्यवसाय था। बच्चों जब आपका मुख्य व्यवसाय पशुचारण होगा तो बच्चों पशु चराने के लिए आपको घूमना फिरना पड़ेगा, शिफ्टिंग होगी। आज यहाँ घुमा रहे हो, पशु को चरा रहे हो, कल दूसरी जगह चरा रहे हो। यानी पशुचारण में लोगों का जीवन जमीन से जुड़ना स्वाभाविक तौर से हो नहीं पा रहा था। घुमक्कड़ ऊपर से आज यहाँ घुमा रहे, कल वहाँ घुमा रहे, ऊपर से बन जा रहे। यानी कि इन्होंने मुख्य व्यवसाय पशुचारण किया। पशुचारण करने के लिए लोग आज यहाँ चरा रहे, यानी घूमना फिरना पड़ता है। यानी लोगों का एक जगह जमीन से फिक्स्ड होना नहीं पा रहा था। नहीं, इसीलिए कृषि जो थी यहाँ पर गौण थी, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आई थी, और मुख्य व्यवसाय इन लोग का वो था। तो यानी कि कृषि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। अगर ये लोग कृषि करते, आगे चल के कृषि मिलेगी उत्तर वैदिक काल में, अगर ये कृषि कर लेते तो शायद कृषि करने के लिए लोगों का एक जगह पर रहना जरूरी होता है, परमानेंट सेटलमेंट जरूरी होता था। तो एक बात तो पता चल गई कि इन लोग के जीवन में परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, घर कच्चे बच्चे देखे गए होंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक जनरल सेंस वाली बात है, अगर हम लोग चीज़ों को समझिए। मेरी कोशिश, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को प्रैक्टिकली बना सकूँ। मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस कोशिश में प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ बताइए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा, राजनीतिक व्यवस्था या जनजाति राज व्यवस्था, ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमने बोला कबीला है, ठीक है, कबीले का कोई ना कोई मुखिया प्रधान तो रहता होगा ना। वो कबीले का प्रधान जो था, या राजा बोले या सरदार, आपने सरदार सुना होगा, उसको हम लोग ऋग्वेद में हम लोग को राजन वर्ड भी यूज हुआ है। ध्यान में रखिएगा, कबीले का प्रधान जो होता था वो सरदार हो सकता है, राजा हो सकता है, राजन वर्ड भी यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बच्चों, राजा जो होता था उसकी जो पोस्ट होती थी, भैया वो जेनेटिक है, आनुवांशिक है। ध्यान में रखना, राजा का पद आनुवांशिक है, ये बात ध्यान रखना, जेनेटिकली बनेगा। पर हमने राजा का पद बोल दिया आनुवांशिक है। अब इस बात के बाद मैं बोलूँगा, राजा का पद आनुवांशिक होने के साथ साथ यहाँ पर राजा जो था उसके पास अनलिमिटेड राइट्स नहीं थे। सुनते जाइएगा, यानी अनलिमिटेड राइट्स का मतलब ये होगा अनलिमिटेड पावर नहीं थी। ठीक है, अनलिमिटेड राइट नहीं थे, यानी उसे सलाह मशवरा करना पड़ता था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजा का पद आनुवांशिक है, जिसे हम लोग ने बोला राजन बोला, प्रधान बोला, सरदार बोला। ठीक है, पद आनुवांशिक है, लेकिन अनलिमिटेड उसके पास पावर नहीं है या राइट नहीं है, उसे सलाह मशवरा करना पड़ता था। अब किससे सलाह मशवरा करना पड़ता था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मैं जो बोलना जा रहा हूँ। अब लिखा है, राजा सलाह मशवरा करता था किससे, समिति से। ठीक है, राजा जो था सलाह मशवरा करता था समिति से। भी बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है, समिति से वो सलाह मशवरा करता था। अब ध्यान में रखना होगा आपको, समिति जो थी बिल्कुल आम सभा थी। ध्यान में रखना बच्चा, जब भी उसको अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, उसे सलाह मशवरा करना पड़ता है। ठीक है, और एक समिति होती थी जिसे बोलते थे आम सभा या समिति। देखिए, अब जो भी कबीला होता था, जन होता था, उस कबीले का हर व्यक्ति इस कमेटी का सदस्य होता था, इस समिति का सदस्य होता था। यानी कि कबीले कबीले का प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य है। ध्यान में रखिएगा। और साथ में लिखा हुआ था कि ये जो समिति होती थी राजा को चुनने में भी इम्पोर्टेंस प्ले करती थी। तो एक बात क्लियर हो गया बच्चों, कि हमने बोला राजा का पद आनुवांशिक है, और साथ में हमने बोला राजा का पद आनुवांशिक है, लेकिन उसके साथ साथ अनलिमिटेड राइट नहीं है। जब भी उसको सलाह मशवरा कंसल्ट करना था तो उसके लिए कुछ समितियां होती थी। उन समितियों में एक समिति होती थी जिसे हम लोग आम सभा बोलते हैं, जो कि
कबीले के सभी लोगों से मिलकर बनती थी। यहाँ तक कि कभी कभार राजा को चुनना भी होता था तो ये समिति जो होती थी अपना रोल प्ले करती थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये तो उस तरीके की बात हो गई कि यहाँ पर आज से 3 साढ़े 3 हजार साल पहले ऋग्वेदिक युग में हमें थोड़ा सा प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक बीज दिखाई दे रहे हैं, डेमोक्रेसी टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राजा तो है लेकिन वहाँ पे उसके ऊपर एक वो चीज़ लगी हुई है कि जब भी उस डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, कुछ कमेटीज बनी हुई हैं, वो उनके हिसाब से भी काम करेगा। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, बिल्कुल तानाशाह नहीं है। चीज़ों को समझिए बारीकी से। अगर ये चीज़ अगर आपको ध्यान में रखते हो तो हो सकता है मेंस में काम में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक समिति का नाम लिया, एक कमेटी है जिसको समिति बोला गया है, ठीक है, या आम सभा बोला गया है। ऐसी 4 समिति थी मेजर मेजर, ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। सभा में नाम सुनिएगा, सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण। एक की बात कर ली हमने समिति की, ठीक है। अब हम लोग इस स्लाइड से आगे बढ़, हाँ, ऋग्वेदिक युग पढ़ रहा है तो अभी अभी मैंने समाज वमाज कुछ बात नहीं करी है, लेकिन इतना आपको मैं बोलना चाहूँगा, इन कमेटी में जो होता था फीमेल भी रहती थी। अभी फीमेल के राइट डाउन नहीं हुए हैं, ठीक है, फीमेल के राइट डाउन नहीं है, पितृ तत्वात्मक समाज है, लेकिन फीमेल जो होते हैं उसको सभा समिति में उसके राइट्स बिल्कुल अवेलेबल बरकरार हैं। ठीक है, बाद में जो होते हैं राइट्स जो होते हैं फीमेल के डिक्लाइन करेंगे, अभी फीमेल का सम्मान पूरी तरीके से है। सोसाइटी जरूर पितृतत्वात्मक समाज, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, आप समझिएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में 4 प्रकार की प्रजातांत्रिक परिषद काउंसिल, प्रजातांत्रिक परिषद यानी परिषद का हमें 4 प्रकार की हमें काउंसिल देखने को मिल रही है। देखो सभा, ए सॉरी पहले मैं सभा समिति विधदगण, देखो सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण। सबसे पहले मैं समिति की बोलना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कशन किया है, कबीले का हर व्यक्ति इसका सदस्य होता था, और राजा जब भी कोई सलाह मशवरा करना होता था तो समिति समिति का होना तो बहुत ज़रूरी होता था। अकेले डिसीजन हैंडल नहीं कर सकता था राजा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा समिति का इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक थोड़ा सा डेमोक्रेटिक बीज, डेमोक्रेटिक तरीके की बातें हैं जो हैं, जो हम लोग हो सकता है किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी बात अगर ये ध्यान रहती है तो देखो पता रहता है, लेकिन उस पता होने को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट सही तरीके से, वो जरूरी होता है। हम मुझे पता है कि ये सभी टीमों के बारे में सबको पता होगा, लेकिन उस चीज़ से क्या आगे हो सकता है, क्या हमारे काम की है, वो जरूरी होता है, अवेयरनेस चीज़ को, ठीक है, ध्यान में रखना। समिति की बात हो गई। अब देखिए एक सभा की बात हो रही है, सबसे पहले सभा ही लिखा हुआ है। अब ध्यान में रखिएगा, जो ये जो सभा होती है, इस सभा के बारे में बोला जाता है कि उस कबीले के जो वरिष्ठ लोग होते थे, सीनियर सिटीजन जो होते थे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, वो इसके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। ओल्ड मैन लिखा हुआ, इस ओल्ड मैन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस सोसाइटी में ये जो ओल्ड मैन जो होते थे स्पेशलिस्ट की तरह होते थे, यानी कि वृद्ध लोग जो होते थे किसी न किसी फील्ड में आगे होते थे। कहने का मतलब ये है, समिति जो थी, सॉरी सभा जो थी, जो उस समय के जो वरिष्ठ लोग जो होते थे उन लोगों से मिलकर बनी होती थी। या मैं ये बोल सकता हूँ ये नोबल समिति टाइप की हो गई, कुछ किसी ना किसी फील्ड में कोई जो था आगे होता था। जैसे इधर आप सचिन बोल बना हुआ है, यहाँ पे रेखा बनी हुई है, ये तो आप बोल सकते हो कि ये तो राज्यसभा मेंबर हैं, और ये राज्यसभा पहुँचे हैं किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। एक अगर मैं बोलूँ एक्टिंग में है तो दूसरा क्रिकेट में है, या मैं ये बोल सकता हूँ कोई सोसाइटी सामाजिक कल्याण के लिए, एक जनरल एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा पहुँचे हैं। तो उसी तरह सभा जो होती थी, सभा में भी कुछ ना कुछ जो वृद्ध लोगों से मिलकर बनी होती थी, तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में शायद अच्छे रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस या उच्च सदन टाइप भी बोल सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है ये बातें, ठीक है, अप्लाई करने में काम में आ सकती हैं कि सभा किन से मिलकर बनती थी और समिति कौन से मिलकर बनती थी। हो सकता है ये दोनों में सभा समिति में डिफरेंस से पूछ ले, ठीक है। क्योंकि समिति में तो कबीले का हर व्यक्ति सदस्य होता था, सभा में ऐसा नहीं है। सभा में तो जो ओल्ड मैन होते थे स्पेशली उनको काउंट किया गया है, ठीक है, जो वृद्ध लोग जो होते थे उनको। इतनी बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब बात आती है विधत। विधत के बारे में देखो बच्चों, ज़्यादा अगर हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, अगर विधत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बताते हैं कि ये कोई मिलिट्री काउंसिल रही है। मिलिट्री का मतलब समझ रहे हो आप लोग, समझ ही गए होंगे,
एक रही आपकी गण, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करी गई। उनमें से भी आपको सभा समिति तो ऐसी थी कि राजा भी भैया इन समितियों पर काफ़ी कुछ डिपेंड था। आप देख सकते हो ना, समिति है और सभा है, इनमें आम आम लोग जो होते हैं इन समितियों में शामिल हैं। ये तो ऐसा तो गणतंत्र में ही होता है, ऐसा तो गणतंत्र में ही होता है, लोकतंत्र में ही होता है। ये देखिए, हर मेंबर इसका सदस्य है और राजा अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहा है सभा समिति में। ठीक है, यानी कि चीज़ों को समझिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी भी छोट डेमोक्रेसी नहीं आ गई है, डेमोक्रेसी टाइप के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो सब देखने को मिल रहे हैं। राजा बिल्कुल वो नहीं हो गया, बिल्कुल अखंड तानाशाह बोल दो, भयंकर तो तानाशाही हो गया। काफ़ी कुछ इन समितियों पर डिपेंड है। ये बोला था कि आनुवांशिक है राजा का पद। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि मुझे आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ छोटा सा रह गया है क्या बच्चों। ये वाला वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आप ये समझिएगा पार्ट 3 है। ठीक है, ये वीडियो जो है पार्ट 3, मैं सत्येंद्र वर्मा शिक्षादि अकेडमी से आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री ही मेरा विज़न नहीं है, मेरा जनरल स्टडीज़ की हर सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने का मैं इच्छुक हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस रिप्लाई दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल को, मेरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल को, तो प्लीज़ बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद का जो होगा अब चौथा लेक्चर होगा पार्ट 4। आप ये समझ लीजिए, अगर आप लोग वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए तैयार करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस ज़रूर देखें। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है ये चाहे कोचिंग जाने वाले हों, चाहे बच्चे कोचिंग ना जा पा रहे हों, जो बड़ी बड़ी कोचिंग का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, और जो कोचिंग जा रहे हो सकता है उनके लिए भी यूज़फुल हो। मैं उन लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा जो कोचिंग जाते हैं बच्चे। कोचिंग जाने के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बत्ती जलाएं। दिमाग की बत्ती जलना ज़रूरी है, क्योंकि जो नोट्स अवेलेबल है किसी भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर उन नोट्स के बाद अगर आप कुछ सोचते नहीं हो तो यूपीएससी क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सोच सकूं और आप पे चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।